जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि 18वीं सदी के दौरान भारतीय जनता की आर्थिक दशा कैसी थी, या फिर यह कहें कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत का क्या हाल था। यानी कि 1700 से लेकर 1800 तक के समय में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसका ग्रामीण समाज किस प्रकार से था अर्थव्यवस्था के रूप में। और इसमें एक और क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि पूर्व पूंजीवाद, अगर पूर्व पूंजीवाद कहा जा रहा है ना, तो भी यही क्वेश्चन बनता है आपका कि पूर्व पूंजीवाद के बारे में बताइए, या फिर पूर्व पूंजीवाद कृषि अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या थी, इसकी विवेचना कीजिए। तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हमें उसकी आबादी को समझना पड़ेगा, उस समय की आबादी को। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार, जैसे कि मैरलैंड कहते थे कि 10 करोड़ थी अकबर की मृत्यु के बाद भारत की आबादी, डेविस कहते थे कि 13 करोड़ थी, शीरिन कहते हैं कि 15 करोड़ थी। तो अलग अलग मान्यताएं हैं कि भारत की आबादी कितनी थी। 17वीं शताब्दी में तो शहरों की आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में जनसंख्या बढ़ने या फिर घटने के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते। इस समय के जो बड़े बड़े शहर थे, लाहौर था, आगरा, दिल्ली, मुल्तान, तो ये घनी आबादी वाले शहर थे। इन पर कई प्रकार के बाहरी आक्रमणकारी आए, लूटमार हुई यहाँ पे। इसके बावजूद भी शहरों की आबादी जो है ना, वो घटने के कोई भी संकेत नहीं मिलते हैं हमें। दूसरी तरफ पूर्व भारत की बात कर ली जाए या फिर दक्षिण भारत की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे कलकत्ता, चंद्रनगर, मद्रास, और उत्तर भारत के जो लखनऊ, बनारस जैसे बड़े बड़े नगर थे, तो इनका भी उदय हो चुका था उस समय तक। क्योंकि पहले ये बड़े नगर नहीं थे, लेकिन इस समय तक फिर से नगर के रूप में इनका उभर कर सामने आना एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या के रूप में चेतावनी देता है। लेकिन हमें फिर भी ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी हो। अब बढ़ी के प्रमाण भी नहीं मिलते हैं, और ना ही घटी के प्रमाण मिलते हैं कि जनसंख्या बढ़ी होगी कि घटी होगी। लेकिन फिर भी उस समय की आर्थिक स्थिति का जायज़ा लेने के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट उभर कर सामने आते हैं। तो फर्स्ट है बैंकिंग व्यवस्था। मुगल काल में ना केवल बैंकिंग व्यवस्था विकसित हो चुकी थी, बल्कि मंडियों में जो वाणिज्यिक पत्र व्यवस्था थी ना, वो भी विकसित हो चुकी थी, जिसमें बीमा व्यवस्था भी शामिल थी। लेकिन ये जो बीमा व्यवस्था है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कोई लाइफ पे नहीं होती थी कि कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी फैमिली को पैसे दिए जाएंगे। नहीं, आपकी फसल जो होती है ना, जो आप बेचने निकले हो, उसके लिए होता है कि रास्ते में अगर लूटमार हो गई और उस समय की तत्कालिक सरकार आपकी सहायता नहीं कर पाई, बचा नहीं पाई, तो वह आपको भुगतान करेगी। और 18वीं शताब्दी तक आते आते इन सब चीज़ों का प्रयोग और भी ज़्यादा बढ़ गया था, और इसका संकेत हमें यूरोपीय कंपनियों की वाणिज्यिक गतिविधियों से स्पष्ट होता है। उस समय बैंकर कौन होते थे? तो बैंकर होते थे साहूकार, सरार्फ। ये लोग क्या करते थे, जैसे आपको रुपयों की ज़रूरत है और आपके पास बहुत सारी कौड़ियाँ हैं, तो मैं आपसे कौड़ियाँ ले लूँगा, आपको रुपए दे दूँगा। और भले आपके पास फिर रुपए ज़्यादा हैं, आपको खुले पैसे चाहिए, तो मैं आपको कौड़ियाँ दे दूँगा और आपसे रुपए ले लूँगा। मुद्राओं का अदल बदल जो किया जाता था, वो इन्हीं के द्वारा किया जाता था, और ये मुख्यतः बंगाल, दक्षिण भारत और बनारस जैसे क्षेत्रों में दिखते थे। इस विषय में इतिहासकारों का मानना है कि उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो गाँव पर आधारित थी। यानी कि गाँव के लोग जो थे वो अपने पैरों पर खड़े थे, और इसलिए मुद्रा प्रचलन जो था ना, वो इतना ज़्यादा अधिक नहीं था। मुद्राओं की जगह विनिमय प्रणाली ही चलती थी कि मैं आपका ये काम कर देता हूँ, आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको गेहूँ देता हूँ, आप मेरे को चावल दे दो। अगर किसी किसान या मजदूर को ऋण लेना होता था, वो महाजन या फिर बनिया से लेते थे। बदले में बनिया और महाजन क्या करते थे, अपने पैसों को सूद समेत प्राप्त करते थे। तो सूद प्राप्त करने की जो ये आदत थी ना, उसका कार्य जो था वो व्यापक पैमाने पर हो रहा था पूरे देश में। व्यापारिक वस्तुओं और जहाजरानी के लिए भी बीमा व्यवस्था का प्रयोग किया जाने लग पड़ा था। और उस समय के टैक्स कलेक्शन की बात कर लीजिए, तो टैक्स कलेक्ट करके जो बैंकों तक पहुंचाया जाता था ना, वो दलालों के जरिए पहुंचाया जाता था। दलाल मीन्स एजेंट, कोई गलत शब्द नहीं है ये। उस समय ये जो महाजन होते थे, जो ऋण देते थे, इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था, और ये राजनीतिक रूप से भी उभर कर सामने आ रहे थे। फिर भी भारत में अगर पूंजीवाद की बात कर ली जाए ना, तो पूंजीवाद का उदय नहीं हुआ इतनी अच्छी खासी बैंकिंग प्रणाली की वजह से भी, क्योंकि उस समय की जो उत्पादन व्यवस्था थी ना, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा था, वो टिका हुआ था एक जगह पर कि हम इतना बनाते हैं, हम इतना ही बनाएंगे। तो ये थी उस समय की बैंकिंग व्यवस्था। अब है आगे वितरण प्रणाली। तो वितरण प्रणाली क्या होता है? तो वितरण यानी कि बांटना। अब बांट तो सकते नहीं आप, यानी कि फिर बेचना हो गया। तो जब हम जो कि एक चीज़ को, कोई वस्तु हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको जो बेच रहे हैं ना, तो वो वितरण प्रणाली कहलाती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की जो राजनीतिक और सैन्य शक्ति थी ना, वो वास्तव में तो कृषि राजस्व पर टिकी हुई थी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जाए व्यापार की, आयात निर्यात की, तो इसका भी एक अलग स्थान रखा गया है। क्योंकि जब चीज़ों का आयात निर्यात होता था ना, तो उस समय चुंगी कर लगाया जाता था। चुंगी कर यानी कि टोल टैक्स। बालासोर और सूरत के बंदरगाह सबसे ज़्यादा बड़े थे, और आयात निर्यात के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते थे। हालांकि इन चीज़ों से रिलेटेड हमें कोई डॉक्यूमेंट्स अच्छे खासे मिलते नहीं है, कोई भी दस्तावेज मिलते नहीं है, बहुत ज़्यादा कमी है इस क्षेत्र में। लेकिन फिर भी ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत का व्यापार जो है ना, जो विपणन व्यवस्था है, वो यूरोपीय व्यापारियों से के आने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुकी थी। नेक्स्ट है कृषि व्यवस्था। अब जो कृषि व्यवस्था की बात कर ली जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना, वो कृषि आधारित थी। और कृषि किस पर आधारित थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। कृषि व्यवस्था जो पहले से जैसे चली आ रही थी, वैसे उसी प्रकार से 18वीं शताब्दी में भी चली। लेकिन जब ये मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया, तो उस समय जो छोटे जैसे ज़मींदार थे ना, और जागीरदार थे, और स्थानीय अधिकारी जो थे, तो इनका उभर कर सामने आना एक बहुत ही बड़ा नुकसान था किसानों के लिए। 18वीं सदी की मुख्य फसलें गेहूं, ज्वार, बाजरा थी, और धान लगभग पूरे भारत में उगाया जाता था, जहाँ पे
ब्रह्मपुत्र महानदी और गंगा नदी के डेल्टा शामिल थे। डेल्टा यानी कि मुहाना कह सकते हैं, जब नदी समुद्र में जाने से पहले बहुत सारे हिस्सों में टूट के बिखर जाती है वो। गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात जैसे क्षेत्रों में किया जाता था। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी थी या फिर ये कहें कि चावल नहीं उगाया जा सकता था, तो वहाँ पे मोटा अनाज उगाया जाता है। मोटे अनाज के रूप में हम देखते हैं बाजरा और ज्वार जैसी चीज़ें मिलती हैं। मक्का, जौ, दाल और तिल जो थे ना, ये सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाते थे। तो ये सारी थी खाद्य फसलें, खाने वाली चीज़ें। अब बेचने वाली जो नकदी फसलें होती थी उनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो उस समय कपास, नील, अफीम जैसी वस्तुएं जो थी इनका भी उत्पादन किया जाता था। कृषि व्यवस्था को अच्छे से समझने के लिए आपको 3 चीज़ें समझनी होंगी: जागीर प्रथा, ज़मींदार और किसानों की हालत एक दूसरे के साथ कैसी थी, इनके संबंध कैसे थे, और किसान आधारित अर्थव्यवस्था। तो देखिए, पहले जागीर प्रथा को समझ लेते हैं। जागीर प्रथा क्या होती है कि राजा वेतन नहीं देता था अपने सैनिकों को या फिर अपने अधिकारियों को, ज़मीन का एक टुकड़ा देता कि लो जी ये पाओ तुम। तो इसमें क्या था कि कृषि भूमि जो है उसका संचालन सैद्धांतिक रूप से तो देखा जाए तो मुगल सम्राट के अधीन था, उसके नाम पर ही चलता था। लेकिन व्यवहारिक रूप से, मतलब उस पर काम कौन करेगा, एक्चुअल में उसका काम कौन करेगा, जागीर, जो उसको जिसको मिली है वो जागीर के रूप में। ये जागीरें किनको मिलती थी, मनसबदारों को मिलती थी। इन्हें जागीरदार भी कहा जाता था। तो 18वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में क्या हुआ कि जागीरें इतनी ज़्यादा प्राप्त हो गई लोगों को कि इनमें ना आपसी प्रतिद्वंदिता चलने लग पड़ी दूसरे व्यक्तियों के साथ। अब मुगल साम्राज्य का पतन भी हो रहा था, तो इसके बाद ये लोग उभर कर सामने आए और इन्होंने क्या किया, इनके उभरने की वजह से कृषि पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन्होंने अब क्या किया, अपने अधीन काफ़ी सारे लोग रख लिए जो जो इनकी जो भूमि है उसके ऊपर जो किसान खेती कर रहे हैं उनसे टैक्स लेना था इन्होंने। नॉर्मली जो टैक्स कलेक्ट करता था उसे अमील कहते थे, शिकदार के नाम से भी जाना जाता था वो। नेक्स्ट पॉइंट है ज़मींदार और किसान। 18वीं सदी के ना 2 मुख्य वर्ग यही 2 थे, ज़मींदार और किसान। इस काल में आर्थिक और राजनीतिक संकट मंडरा रहा था काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से जागीरदार जो थे ना, इनकी शक्ति ढीली पड़ गई और इनकी जगह पर ज़मींदार जो थे वे उभर कर सामने आ गए। ज़मींदार कौन होते थे, तो ज़मींदार किसानों की तरह ही होते थे, बस इनके पास खुद की भूमि होती थी और अच्छे खासे अमीर होते थे। ये ज़मींदार वर्ग भी आगे 2 हिस्सों में विभाजित था, एक था आज्ञाकारी ज़मींदार और एक विद्रोही ज़मींदार। ज़्यादातर 18वीं सदी के जो ज़मींदार थे ना वो विद्रोही थे। उत्तर भारत में ज़मींदार व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी और दक्षिण भारत में ज़मींदार तो नहीं थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें कि ब्राह्मणों के पास अधिकार थे। जाति व्यवस्था की कठोरता के कारण ज़्यादातर भूमि ब्राह्मणों के अधीन ही थी, लेकिन ब्राह्मण खुद नहीं खेती करते थे, ये भी किराए पर देते थे। यह व्यवस्था सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में प्रचलित थी। इसके बाद है हमारे पास किसान आधारित अर्थव्यवस्था। तो इस समय के जो किसान थे ना वो 2 हिस्सों में विभाजित थे, एक होते थे खुदकाश्त और एक होते थे पाहीकाश्त। फारसी स्रोतों में खुदकाश्त किसानों जो होते थे उन्हें थानी कहा जाता है, संस्कृत में स्थानिका कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्थानीय कृषक। तो खुदकाश्त कौन होते थे, वो कृषक होते थे जो स्थानीय अपने ही वहाँ पे रह के गाँव में रह के खेती करते थे और इनकी खुद की ज़मीनें भी होती थी। इनके जो भूमि के अधिकार होते थे वंशानुगत होते थे, आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। और रही बात लगान की, तो लगान ये लोग कैसे लेते थे, इनको थोड़ी सी रियायत दी जाती थी। इनके अलावा दूसरा वर्ग जो पाही काश्त है वह कौन होते थे, इनकी खुद की कोई ज़मीनें नहीं होती थी, ये दूसरे गाँव में जाकर वहाँ की ज़मीनें जोतते थे। तो जिन जमींदारों को अपनी भूमि जोतने के लिए किसानों की आवश्यकता होती थी वो क्या करते थे, आसपास के गांव से पाही काश्त को बुला लेते थे। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य पाही काश्त ही करते थे। और अंग्रेज़ों के आने से पहले उत्तर भारत में पाही काश्त और खुद काश्त अच्छी मात्रा में उपलब्ध थे, मतलब उत्तर भारत के हर इलाके में ही देखने को मिलते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आते ही क्या हुआ कि जो पाही काश्त है ना, जो दूसरों के ज़मीन में जाके खेती करता था उनके बुलाने पर, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा दुर्दशा हुई। और कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो कृषि वस्तुओं में ना भारत आत्मनिर्भर तो था ही, इसी के साथ इस इतना ज़्यादा उत्पादन करते थे हम कि निर्यात भी करते थे उसका। एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा कारण हमारे पास ये था कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फसलें थी। एक तरफ यूरोप था जो साल में एक ही फसल उगाता था, और इधर इंडिया था जो साल में 2 और कभी कभी 3 फसलें भी उगा लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन प्रणाली और व्यवस्था। तो 18वीं शताब्दी जो है ना, इसे अंधकार का युग भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उस समय राजनीतिक व्यवस्था के टूटने के साथ साथ ना उत्पादन व्यवस्था जो थी वो भी टूट गई, एक तरह से पतन हो गया उसका भी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी खासी रूप से चल रही थी, जैसे कि कपड़े का उत्पादन था, बैंकिंग प्रणाली थी, बीमा प्रणाली हो गया, नकदी फसलें जो हो गई हम जैसे कि कोई कपास वगैरह है, तो इन सब के साधन थे ना अच्छी तरह से विकसित हो रहे थे। इस समय का मुख्य व्यवसाय तो कृषि ही था, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में लोग जो है ना वो कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए थे, यानी कि छोटे छोटे उद्योगों से जुड़े हुए थे। वस्तुएं जो थी जैसे कि उसकी सार्वजनिक मांग भी बढ़ रही थी और व्यक्तिगत मांग जो पर्सनली लोग ऑर्डर देके बनवाते हैं उसकी भी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसमें सस्ते वस्त्र होते थे, निर्मित खाद्य वस्तुएं होती थी, नमक होता था, कुछ प्रकार के ना धातु जो हैं उनसे बनी हुई चीज़ें भी होती थी। तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा विकसित बाजार उपलब्ध था। अब महंगे वस्त्र जो होते हैं ना इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी उस समय, ऐश्वर्य दिखाने वाली हमारे। तो उस समय के बाज़ार में ये कहना तो मुश्किल है कि
जो आक्रमण हो रहे थे, इतने आंतरिक उपद्रव भी मच रहा था, तो इसकी वजह से कोई बाजार को नुकसान पहुंचा हो, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। भारतीय उद्योगों में पहला स्थान सूती वस्त्रों का था, और ये बात नहीं है कि एक कोई फैक्ट्री है वहाँ पे सूती वस्त्र बन रहे हैं, नहीं, ये छोटे छोटे अलग अलग जो कारीगर हैं, जिन्हें हम बुनकर कह सकते हैं, तो बुनकर किसान जो थे इसमें शामिल थे। जैसे कि कोई कपास तोड़ने का काम करता था, फिर साफ़ करने का काम अलग जगह पे किया जाता था, चरखे का सूत जो काटते हैं उसका काम अलग जगह किया जाता था, वे जुलाहे होते थे, उनकी भूमिका अलग रूप से हमें देखने को मिलती है। विभिन्न चरणों में ये काम किया जाता था, और भारतीय बुनकर जो थे ना, इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा विश्वविख्यात थे। नरम से नरम हो या फिर महीम हो जो हल्का होता है, या फिर छोटा हो, तो छोटे से छोटा वस्त्र भी बड़ी अच्छी तरीके से कढ़ाई करके उन्हें तैयार किया जाता था। इनकी मांग स्थानीय क्षेत्रों में भी थी और दूर के क्षेत्रों में भी थी। 18वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों की बात कर ली जाए तो बंगाल के जो रेशम का उत्पादन है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निर्यात किया जाता था उसका। कासिम बाजार और हुगली जैसे क्षेत्र जो थे इसके लिए मुख्य केंद्र थे, और कामों के विशेषज्ञ लोग होते थे। हर काम के लिए विशेष एक्सपर्ट्स कह सकते हैं हम उन्हें, लोग होते थे। और कश्मीर, लाहौर, आगरा, फतेहपुर जैसी, और पटना भी कह सकते हैं हम, तो ये भी रेशम वस्त्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध स्थल थे। इस समय में भारतीय रेशम जो था ना, उसको डच व्यापारी खरीदते थे और जापान में जाके बेचते थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का ध्यान इसकी तरफ गया, और अंग्रेज़ों ने भी इसका निर्यात यूरोप में करना शुरू कर दिया। और यूरोप में इतना ज़्यादा पसंद किया गया भारतीय वस्तु, मतलब भारतीय रेशम, तो उसका तो उन्होंने अलग से बुक्स लिखनी शुरू कर दी थी इसके लिए। तो इसमें हमें रेशम की कई सारी किस्मों के बारे में पता चलता है, जैसे कि साटन हो गया, मखमल हो गया, टसन हो गया, और असम की सबसे फेमस मूंगा होगी। तो इसके बारे में चर्चाएं भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। और कुटीर उद्योगों में नील के उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता था, जिसमें आगरा, गुजरात, जयपुर क्षेत्र प्रमुख थे। जब नील का व्यापार बढ़ने लगा ना, तो अंग्रेज़ों ने गुजरात और आगरा पे अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया, और दूसरी तरफ डच व्यापारी जो थे उन्होंने कोरोमंडल क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो ये थे कुटीर उद्योग। अब ग्रामीण उद्योगों की बात कर लेते तो भारतीय समाज में सुनार, लोहार जो थे ना, इनका अलग महत्व था, क्योंकि हर किसी को इनकी ज़रूरत होती थी। औजार हर किसी को चाहिए, आभूषण भी हर किसी को चाहिए, तो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और 18वीं शताब्दी में तो शौर्य का व्यापार भी और ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ने लग पड़ा था। यूरोपीय कंपनियां तो इसको स्पेशल इंडिया से आके खरीदती थी। शौर्य जो है ना, वो तंबाकू, क्या बोलते हैं, तोप खाने में जो बारूद होता है ना, उसको बनाने में काम आता है। अब चाहे ग्राम की बात कर लो या शहरों की बात कर लो, हर जगह पर तेल की खपत काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी उस समय। तो तेल की खपत तो लकड़ियाँ जलाने के लिए भी कर लो या फिर लाइट जलाने के लिए भी कर लो। तो उद्योग, जो तेल उद्योग थे, वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हुए इस समय में। तो इस समय दूसरे उद्योग, जैसे कि अरंडी का तेल जो होता है, अरंड कहते हैं उसको हिंदी में, नारियल हो गया, तो नारियल के तेल का उद्योग जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ। इसके अलावा तिलहन, जैसे तिल कहते हैं, तो तिल की खेती भी की जाती थी। सरसों का तेल भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारतीय ग्रामीण समाज में ना, कुम्हारों की भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। साधारण बर्तन तो हर जगह बनते हैं, लेकिन मिट्टी के चमकदार बर्तन कुछ खास जगह पर ही बनाए जाते थे, जिनमें बंगाल सबसे ज़्यादा फेमस था। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ और दक्षिण भारत का मद्रास भी आता है। कुछ स्थानों पर कुम्हार टाइलें, ईंटें और मूर्तियां भी बनाते थे, और इसकी वजह से भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जजमानी व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई। जजमानी व्यवस्था क्या होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं वंशानुगत जो हमारी जाति है ना, वह आधारित है ना, कि कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा। तो किसी अमीर को अगर कोई मूर्ति चाहिए तो वो कुम्हार के पास ही आएगा, उसको पैसे देगा, ठेके पे काम देगा उसको, तो वो है वो जजमानी व्यवस्था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वही है। तो उत्पादन प्रणाली का नेक्स्ट पॉइंट है कारीगर आधारित अर्थव्यवस्था। तो इस समय में अगर आप ज़्यादा काम करवाना चाहते हो ना किसी कारीगर से, तो उसको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा काम करवाने के लिए उसको वेतन देना पड़ता था आपको, या फिर भुगतान जो होता है वो नगद रूप में करना पड़ता है, ना कि फसल देके, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि वस्तुओं के रूप में भी देने का रिवाज शुरू हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन इससे भी अधिक मान्य तरीका क्या था कि कारीगर परिवार जो है ना, उसको या तो एक निश्चित हिस्सा आप दे दो, या फिर भूमि का कुछ भाग दे दो। 18वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ कि जितनी भी व्यवस्था है ना, वो सारी जजमानी व्यवस्था बन के रह गई थी, यानी कि वही वंशानुगत, जैसा मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे अब, कि कारीगर की ज़रूरत है हमें, तो कारीगर आसपास जितने भी हम देखेंगे कारीगर है नहीं है, तो दूर से कहीं कारीगर ले आएंगे हम, या फिर उसके पास चले जाएंगे कि भैया हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। तो अब लोग जो है वो कारीगरों पर निर्भर होने लग पड़े थे। उस समय निर्मित वस्तुओं की जो मांग यूरोप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो कारीगर थे ना, उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि अपने काम को बढ़ा सकें। अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे कि एडवांस पेमेंट लेते थे। तो अब एक जगह पे अच्छा खासा उत्पादन तो उन्हें मिल नहीं रहा है, तो यूरोपीय कंपनियां जो है वो क्या करती थी कि अलग अलग जगह पे जाके खरीदारी करती थी, चाहे फिर वो शहर हो, गाँव ही क्यों ना हो। तो 18वीं शताब्दी में कारीगरों ने क्या देखा, एक औरंग क्या होता है, एक जगह होती है जहाँ पे कारीगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने मतलब एक बाज़ार ही निर्मित कर लिया अपना। तो वो हर चीज़, अब
वस्तु है वहीं पे मिल जाती है, तो उसका निर्माण कर लिया, जिसकी वजह से विदेशी लोगों की जो डिमांड थी ना वो आसानी से पूरी हो जा रही थी, उन्हें गांव-गांव में घूमना नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी में कमी। उस समय काफ़ी ज़्यादा तकनीकी में कमी थी, क्योंकि वस्तुओं का निर्माण जो है वो हमारा तो विश्वविख्यात था, भारत की चीज़ें हर जगह फेमस थी, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं थी कि उसको और ज़्यादा एडवांस किया जा सके। सहायक यंत्रों का हमारे यहाँ पे कारीगर और शिल्पकार जो थे ना उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, और भारतीयों द्वारा तो समुद्री व्यापार काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। वर्ल्ड का 25% ट्रेड जो है वो भारत ही करता है, लेकिन फिर भी जो नाविक यंत्र होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें, नेविगेशन सिस्टम, उसका निर्माण अभी तक नहीं किया था भारतीयों ने। यहाँ तक कि भारत में कोयले का प्रयोग भी व्यापक स्तर पर नहीं किया जाता था। भारतीय उत्पादन यंत्र जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सरल होते थे। भारत में साधारण कपड़े का उत्पादन हो, तेल बनाना हो, या फिर धातु या फिर बांस की चीज़ें बनाना हो, बांस की कोई भी वस्तु, तो इनका उत्पादन जो है वो ग्रामीण आबादी द्वारा किया जाता था। इसमें प्रत्येक वस्तु का उत्पादन जो है ना वो जाति व्यवस्था के आधार पर किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक व्यापार। अब देखिए, उत्तर भारत के जितने भी शहर थे ना वो किसी न किसी व्यापारिक उद्योग से जुड़े हुए थे, और पश्चिम भारत के भी कई शहर विकसित हो चुके थे। इनमें प्रमुख उद्योग कौन से होते थे? कपड़े के होते थे, रेशम के होते थे, जो औरंगाबाद और मसूलीपट्टनम होता था इनका मुख्य केंद्र। मसूलीपट्टनम तो कालीन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था। कुछ इलाकों की तो लोहे की तलवारें और चाकू काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। शहरी उद्योगों का संगठन भी जाति प्रथा पर आधारित था, यानी कि जातिगत श्रम जो था उसी पर विभाजित था। और दक्षिण भारत में तो शहरी उद्योगों का उत्पादन जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा था। हीरों का खनिज गोलकुंडा, मैसूर और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा फेमस था। और ये जो थे ये आर्थिक रूप से तो अच्छे खासे, मतलब हमें इनकम नहीं देते थे, लेकिन फिर भी एक श्रम के बारे में कहा जाए तो रोज़गार देते थे ये। तो इस प्रकार जो शहरी उद्योग थे ना उनकी जो एक्चुअल विशेषता थी वो क्या थी कि हम यहाँ पे आपको श्रम मिलेगा, ठीक है, बाजार व्यवस्था है यहाँ पे अच्छी खासी, वितरण प्रणाली है, यानी कि जो बिकेंगी चीज़ें आपकी, मुद्रा व्यवस्था है यहाँ पे। भारतीय उद्योगों में कपड़ा, शोरा या फिर नील के ही उत्पादन नहीं होता था, इसके अलावा जहाज रानी, इनका भी उत्पादन होना शुरू हो गया था। खनिज का जो होता है उसका प्योरीफाई करना, उसका भी शुरू हो गया था निर्माण करना। और शाही कारखाने जो होते थे ना वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में इन सब का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण उत्पादन व्यवस्था। अब देखिए, जो खेती से हटकर अलग से जो उत्पादन किया जाता था ना उसे दो हिस्सों में बांटा गया था ग्रामीण क्षेत्रों में। कैसे? एक तो प्राकृतिक क्षेत्र था और एक बाजार प्रेरित क्षेत्र था। प्राकृतिक हस्तकरघा या फिर जो ये फर्स्ट श्रेणी है ना, इसमें क्या होता था, किसान जो है कृषक परिवारों के घरेलू शिल्प शामिल होते थे। ये लोग जिन वस्तुओं का निर्माण करते थे ना वो सिर्फ डिमांड पे करते थे, यानी कि ये कहें कि सीमित वस्तुओं का निर्माण करते थे। ये इसकी डिमांड ज़्यादातर अमीर लोग हो गए या फिर हम ये कहें कि राज दरबारों के लोग जो हैं वही करते थे। दक्षिण भारत में शिल्पकारों को आयागार कहा जाता था, कारीगर भी कह लो आप, तो कारीगरों को भी आयागार ही कहा जाता था। अब ग्रामीण शिल्पकारों की जो दूसरी श्रेणी है, जिसका नाम क्या बताया था मैंने, बाजार प्रेरित उत्पादन। तो बाजार प्रेरित उत्पादन वाली जो श्रेणी है ना वो क्या करते थे कि वस्तुओं का निर्माण जो है ना बाजार के आधार पर करते थे। इनमें साधारण किस्म का कपड़ा उत्पादन, बुनाई, तेल निर्माण, या फिर कहें कि हम धागे रंगते थे, जो नमक का उत्पादन करते थे, तो ये सारी चीज़ें शामिल होती है जो सार्वजनिक रूप से सभी को उपलब्ध करवाई जाती थी। पश्चिम भारत में ग्रामीण कारीगर जो होते थे ना, शिल्पकार, उनको संयुक्त रूप से बलूतेदार कहा जाता था। इनको आगे 12 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता था, लेकिन उनमें कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, जैसे बढ़ई होते थे, लोहार होते थे, कुम्हार होते थे, नाई, धोबी, मोची होते थे। और इनके अलावा दूसरी श्रेणी भी होती थी, ग्रामीण कारीगर होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था, अलूतेदार। ये कौन होते थे? इनमें आते थे पान बनाने वाले, माली हो गए, दर्जी हो गए, तो ये इसमें आते थे। तो मतलब पश्चिम भारत का जो बुनकर या फिर क्या बोलते हैं इसको, शिल्पकार समाज था ना, ये दो हिस्सों में डिवाइड था। कौन कौन सा? बलूतेदार और अलूतेदार। और ये दोनों भी आगे दो दो हिस्सों में डिवाइड थे। इनमें एक होते थे वतनदारों, जिन्हें काम करने के लिए स्थानीय अधिकार प्राप्त होते थे, और दूसरे होते थे उपरियों। उपरियों को किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता था। तो इस प्रकार हमें ये देखने को मिलता है कि ग्रामीण उत्पादन व्यवस्था जो है ना काफ़ी ज़्यादा लचीली थी। लास्ट पॉइंट है हमारा विदेशी व्यापार। 18वीं शताब्दी के मध्य तक गुजरात का व्यापार जो है वो पतन की ओर जा रहा था, और दूसरी तरफ बंगाल का व्यापार बढ़ता जा रहा था, यानी कि विश्वव्यापी होता जा रहा था। गुजरात में सूरत सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। उसके पतन का मुख्य कारण जो था ना वो राजनीतिक उपद्रव्य था, क्योंकि सफाविद साम्राज्य का अंत हो गया तो गुजरात के जो व्यापारियों को सुरक्षण प्राप्त था ना, संरक्षण, तो राजाओं का, वो समाप्त हो गया, जिसकी वजह से बाजार जो है वो बंद पड़ गया। अब यहाँ के व्यापार में ना यूरोप ने अपनी भूमिका अदा करनी शुरू कर दी। 18वीं सदी के आरंभ में गुजरात जो है वो एशिया और अफ्रीका के साधारण कपड़ों की जो मांग थी ना उसको पूरा कर रहा था, लेकिन मध्य तक आते आते यूरोप में क्या हुआ, महंगे वस्त्रों की मांग बढ़ने लग पड़ी, जिसको पूरा करने के लिए उन्हें बंगाल के कोरोमंडल में जाना पड़ा। हल्के लेकिन महंगे वस्तुओं का स्थान जो था वो रेशम और सूती वस्त्रों ने ले लिया था, साथ में नील, शोरा जैसी वस्तुएं भी थी। 1830 के दशक तक राष्ट्रीय स्तर पर बाजार विकसित होने लग पड़े थे, जिसमें गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल जैसे समुद्री तट जो लगते हैं ना जिनको, वो मुख्य थे। ये जो समुद्र के साथ लगने वाले प्रांत थे ना, मुद्रा व्यवस्था हो या फिर वस्तु मूल्य हो, इनकी दृष्टि से एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ने लगे थे।
इस प्रकार अंतर क्षेत्रीय निर्भरता जो थी वो बढ़ती जा रही थी। इससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था जो है वो यूरोप और या फिर उसके अलावा जो अन्य विदेशी बाजार थे उनके साथ जुड़ने लग पड़ी थी। तो यही थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।